तो चलिए मैंने ये ब्लॉग साइट बनाई हुई है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर एक-एक पॉइंट को मैं ध्यान से समझाऊँगा जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 का, तो एक पोर्टल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईपीएफओ पोर्टल का लिंक दिया है। आपको इस लिंक के ऊपर जाना है और इस लिंक को ऊपर जाने के बाद आपके पास साइट खुल के आएगी, पोर्टल खुल के आएगा और उस पोर्टल के ऊपर आपके यहाँ पे लिंक लिखा आएगा। सो जब आप साइट पे जाएंगे तो नीचे राइट साइड में इस तरीके से आपका ऑप्शन आएगी जहां पे लिखा होगा पेंशन ऑन हायर सैलरी एक्सरसाइज ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 11/3। ये फ्लैश कर रहा होगा वहां पे, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। आप अगर ध्यान देंगे तो इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है पेंशन ऑन हायर सैलरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन। ये तब लिखा हुआ था जब इससे पहले जो कि रिटायर्ड हो गए एम्प्लॉयज उनके लिए ऑप्शन खुली थी। तो आज की डेट में एक्चुअली में आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेम ही पेज पे लेके जा रहा है, मगर मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है ये जॉइंट ऑप्शन है तो आप इसी को सेलेक्ट करें। अगेन आप मेरे ब्लॉग साइट पे जाएंगे तो जितनी भी फोटोज है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये फोटोज बड़ी हो जाती हैं, जहां से आप डिटेल देख सकते हैं जब आप फॉर्म भर रहे हैं कि कैसे इसके अंदर डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाली हैं। स्टेप 3 आता है, अगेन दो ऑप्शंस की बात आती है यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे मुझे डीडीएलजे का डायलॉग याद आ जाता है शाहरुख खान का, कि उनकी माँ कहती थी कि बेटा हर मोड़ पे आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता वो जो बहुत कठिनाई से भरा होगा और दूसरा रास्ता जो बहुत आसान लगेगा। आसान रास्ता शुरू में आपको बहुत सारी खुशहाली देगा, बहुत तरक्की देगा, लेकिन अंत में आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जो कठिन रास्ता रास्ता है वो शुरू में बहुत मुश्किलें पैदा करेगा आपके लिए, लेकिन अंत में फलदायी होने वाला है। हमारे लिए कौन सा रास्ता सही होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, वो कैसे कैलकुलेट करें या कैसे पता करें, ये एक टफ काम है। तो देखते हैं कि क्या हमें कुछ हेल्प मिल पाती है या नहीं। पहले हमारे दो रास्ते की बात करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आती है। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस और दूसरा है बड़ा लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर जॉइंट ऑप्शंस। पहला अगेन उन लोगों के लिए था जो रिटायर्ड हो चुके थे ऑलरेडी और वो वैलिडेट करना चाहते थे अपना जॉइंट ऑप्शन के लिए, उनके लिए पहला लिंक है। और सेकंड लिंक उन लोगों के लिए है जिनके बारे में हमने पूरी की पूरी डिटेल में बात करी थी, जो लोग या तो रिटायर हुए हैं 1 सितंबर 2014 के बाद में या अभी भी जॉब के अंदर हैं, तो उनके लिए जो है सेकंड ऑप्शन है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सेकंड ऑप्शन की कैटेगरी में आ रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप आता है अगेन दो ऑप्शन, राइट। हमने दो दो ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी बार आएगी, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन वापस आते हैं। और ये दो ऑप्शन क्या कहते हैं, लेफ्ट वाली साइड में अगेन जैसे पहले हमारे पास आया था जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो गए उनके लिए, और सेकंड ऑप्शन आया है अगेन उन लोगों के लिए जो कि अभी 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या फिर जो लोग अभी भी सर्विस कर रहे हैं। अब हमें काफ़ी सारी डुप्लीकेसी नज़र आ रही है क्योंकि अभी तक इन्होंने साइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करी है, और मैं समझ सकता हूँ कि ईपीएफओ भी काफ़ी प्रेशर के अंदर है इसको बनाने के लिए। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन से मैं इसको ट्राई कर रहा था और काफ़ी सारे एरर आ रहे थे, काफ़ी सारे इशू आ रहे थे। हो सकता है अभी भी ये साइट आपके लिए ठीक ना चले। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस साइट को जो है आप यूज़ करें या तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद में या सुबह 7:30-8 बजे से पहले, क्योंकि तब के टाइम पे जो इसके ऊपर ट्रैफिक है वो काफ़ी कम रहता है और काफ़ी स्टेबल रहती है ये साइट। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, जो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है अगर आप जॉइंट ऑप्शन के लिए सबमिट कराना चाहते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 में क्या है, जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज नजर आएगा जहां पे आपको कुछ डिटेल्स डालनी है। आपको अपना यूएएन नंबर डालना है, नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार डालना है, आधार लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना है। अब यूएएन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक यूएएन नहीं है तो साइट पे जाइए, अपना यूएएन पता कीजिए, अपने एम्प्लॉयर से यूएएन पता कीजिए। नेम आपको पता होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा, आधार नंबर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि हमारा प्री वर्क का काम आता है कि आपका यूएएन नंबर और आधार नंबर लिंक्ड होना चाहिए। अगर आपने यूएएन नंबर के साथ आधार नंबर अभी तक लिंक नहीं किया है तो सबसे पहले वो काम कीजिए और फिर इस काम पे आइए। अगेन टाइम आपके पास काफ़ी कम रह गया है, तो जितनी जल्दी आप इस काम को करेंगे उतने लिए बढ़िया है। और इसी के साथ आता है दूसरा कैच, वो ये है कि आधार लिंक मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये काम भी नहीं करवाते हैं कि अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को नहीं लिंक कराया होता है, जिसके कारण से आपकी ई वेरिफिकेशन काफ़ी सारी चीज़ों की नहीं हो पाती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आराम से करवा सकते हैं आधार सेंटर में जाके। लेकिन आपको अगेन ये प्री रिक्विजिट करवानी है। तो अगर आपने अपने आधार को मोबाइल से लिंक करवा रखा है और अगर आपने यूएन को आधार से लिंक करा रखा है तो आप यहाँ पे डिटेल डाल के आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज यहीं पे आप अटक जाएंगे। ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे जाके कैप्चा भरना है और यहाँ पे अपना कंसेंट देना है। कंसेंट क्या दे रहे हैं कि आप अलाउ कर रहे हैं
ईपीएफओ को आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए, जब भी हम आधार से वैलिडेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं ना, तो हमें ऑथराइजेशन देनी पड़ती है कि आप हमें एक ओटीपी भेजिए और जो हमारी डिटेल्स है उनको वेरीफाई कीजिए। आपके आधार की डिटेल्स ली जाएगी, आपका यूएन की डिटेल्स ली जाएगी, उनको मैच किया जाएगा। तो ये स्टेप उस चीज़ को वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टेप 6 के ऊपर। अब हमने जब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दिया तो हमारे पास ओटीपी जनरेट होकर आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, अगेन एज्यूमिंग आपने ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपके पास ओटीपी एंटर करने के लिए आएगा। 6 स्टेप बहुत आसान है, आपको सिर्फ ओटीपी एंटर करना है जो आपके मोबाइल पे आया है और वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट जाते हैं स्टेप 7 के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास 7 डिफरेंट सेक्शंस है। 7:30 चलने लगने वाली है और 7वें स्टेप का जो 7वां स्टेप है उसका 7वां स्टेप तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर बीच में भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। और अगर यार अभी भी देख रहे हो तो सिंपल एक काम कर दो, एक लाइक दबा दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप में से बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं लेकिन देखिए कुछ लाइक्स ही नहीं है, काफ़ी सारे लोग तो डिसलाइक कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में, तो यार सिर्फ आपका शायद 5 सेकंड का टाइम लगेगा। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इस चैनल पर कुछ हलचल हो रही है। तो बात करते हैं अब हम स्टेप 7 की। स्टेप 7 के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो सेक्शन है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट पेंशन ऑन हायर वेजेस एप्लीकेशन फॉर्म। तो बहुत बड़ा एक्चुअली में पेज निकल के आता है, 7 सेक्शन का पेज निकल के आता है, इसलिए मैंने इसको 7 सेक्शंस को जो है डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म। बार बार वही चीज़ बताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप रास्ता भटक के कहीं और पहुंच गए हैं। आप सही इंसान हैं जो कि रिटायर्ड या तो 1 सितंबर 2014 के बाद हुए हैं या फिर अभी भी जॉब कर रहे हैं और हाँ आप जॉइंट ऑप्शन लेना चाहते हैं। बार बार चीख चीख के ये प्रेफर कर रहा है कि भाई सही रास्ते पे हो या नहीं हो। तो चलिए हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो सेकंड आता है हमारे पास डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर आता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी जो आपके फॉर्मूला जो उसमें बताया गया है उसके थ्रू आप एग्री करते हैं आपकी पेंशन को जनरेट करने का। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो मैं आपको अर्ज करूंगा, आपको ज़रूर कहूंगा कि आप उस जजमेंट वाला जो वीडियो है उसको क्लियरली देखिए कि क्या क्या बताया गया था। मैंने एक एक सेक्शन को आराम से समझाया है, उस वीडियो को ज़रूर देख के आप आएँ। नेक्स्ट आते हैं थर्ड सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपकी यूएन की डिटेल्स ली जाएंगी, यानी कि जो भी आपके यूएन नंबर में था, आपने डिटेल्स डाली थी, वहाँ से फैच होके आएंगी। आपको कुछ एंटर नहीं करना है सेक्शन 3 में भी, सिर्फ रीड ओनली सेक्शन है। और यहाँ पे आपको सिर्फ वैलिडेट करना है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे डेटा के अंदर, या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जो कि ठीक होनी चाहिए थी या डिफरेंट होनी चाहिए थी और वो सही नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो आपको यूएन में जाके उन डिटेल्स को ठीक कराना है, उसके बाद ही इस स्टेप पे आगे बढ़ना है। तो 3 सेक्शन हमने कर लिए। अब चलते हैं चौथे सेक्शन पे। यहाँ पे आती है आपकी सर्विस की डिटेल्स। अब ये सर्विस की डिटेल क्या कह रही है कि आपने क्या क्या काम किया, किस किस कंपनी में काम किया, वो ऑलरेडी प्री पॉपुलेटेड आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उसकी बन के आएगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर आईडी, यानी कि आपका क्या मेंबर आईडी था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एफपीएस। एफपीएस क्या थी? फैमिली पेंशन सर्विस। इसके पहले जो है ईपीएस फैमिली पेंशन स्कीम। फैमिली पेंशन स्कीम ईपीएस से पहले चलती थी, तो आपने फैमिली पेंशन स्कीम को कब ज्वाइन किया था, एग्जिट आपने कौन सी डेट को किया है, आपने ईपीएस को कब ज्वाइन किया था, कब एग्जिट किया है। अगर आपने कोई मल्टीपल आपके अगर आईडीज रहे हैं तो उनको आपने लिंक करवाया होगा। अगर आपने लिंक नहीं कराया, अगेन एक और काम है कि अगर आपने मल्टीपल जॉब्स करी, आपके मल्टीपल पेंशन अकाउंट नंबर रहे हैं तो उनको भी आपको लिंक कराना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो सर्विस है यहाँ पे उसके अंदर ब्रेक आ जाएगा। सो उसको लिंक करवाने के बाद यहाँ पे आते हैं तो सब डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डिटेल आपकी मिसिंग है तो यहाँ पे ऐड रो का बटन दिया हुआ है, आप उस ऐड रो के बटन पे जाके उसको क्लिक कीजिए और अपनी नई आपकी जो मिसिंग सर्विस है वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास, हमने भर दिया यहाँ पे सर्विस की डिटेल। और नेक्स्ट हमारे पास आती है मेंबर डिटेल्स। यहाँ पे आपको डालना है अपना ईमेल आईडी, आपको डालना है आधार लिंक, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जो भी आपके जिस भी अकाउंट से आपके पैसे कट रहे हैं आप वो डाल सकते हैं। सैलरी अकाउंट है उसको आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 6। लेट मी एक्चुअली रीफ्रेज दैट। कुछ लोगों को क्वेश्चन हो जाएगा पैसे कौन से कट रहे हैं। एक्चुअली पैसे नहीं कट रहे, जो भी आपका सैलरी अकाउंट है जहाँ पे पैसे आ रहे हैं आप उसी की डिटेल यहाँ पे डालिए, कोई और डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 6 आता है आपका जॉइंट ऑप्शन एंड कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि जब आप इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपके साथ पूछे जाते हैं। वो 4 ऑप्शंस क्या हैं मैं एक एक करके उसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कहते हैं वेदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग द statutory wage ceiling of 5,000 rupees in EPF prior to 1st June 2001 from the day his salary exceeded 5,000। अच्छा, अब काफ़ी लोगों का सवाल आया था कि सर मेरी जो सैलरी है वो ये सीलिंग से कम थी
तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पे एक बात समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे आप लोगों का ये जो सवाल है ये 5000 रुपीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होगा, 6500 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो उसके बाद समझिए, अगर आपकी सैलरी 5000 रुपीज़ से कम थी तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपकी सैलरी 5000 रुपीज़ से ज़्यादा हुई तो आप एक्चुअल वेजेस के ऊपर आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे। मानते हैं कि आपकी जो सैलरी थी वो 5000 रुपीज़ से कम थी एक टाइम पे, आपकी 3000 रुपीज़ की सैलरी थी, आपकी कंट्रीब्यूशन 3000 रुपीज़ के हिसाब से जा रही थी। लेकिन जब आपकी सैलरी हो गई 7000 रुपीज़, तब आपकी कंट्रीब्यूशन 5000 के हिसाब से गई है या 7000 के हिसाब से, वो डिटरमाइन करेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सो इसमें उन लोगों का आंसर आ जाता है जो लोग ये पूछते हैं कि मेरी सैलरी पहले कम थी बाद में बढ़ गई, लेकिन वो आपने सीलिंग की बात कर रखी है बहुत जगह पे, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। सो जिन लोगों की तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था फर्स्ट जून 2001 से पहले, उनकी सैलरी जब भी 5000 रुपीज़ एक्सीड हुई है, अगर उससे ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं, अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जून 2001 के बाद की है तो आपके लिए आंसर ये क्वेश्चन का नहीं रहेगा। अगर आपने आंसर यस किया है तो आपको एक और ऑप्शन करेगी जहां कहेगा प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26/6। अब ये पैरा 26/6 का ये है कि जहां पे आपने जॉइंट ऑप्शन दी थी कि मैं एक्चुअल वेज के ऊपर जो है पैसा जमा कराना चाहता हूं, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होगा उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और यहां पे सही बताऊं तो मैं भी करंटली अटका हुआ हूं कि एक्चुअली में इसको भरना कैसे है। नेक्स्ट चलते हैं, वेदर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग ऑफ 6500 रुपीज। पहले हमने 5000 की बात करी है, 6500 की है, लेकिन ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले ज्वाइन किया था और उनकी जो सैलरी जब भी 6500 से एक्सीड हुई तब उन्होंने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। लेट्स एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपकी जो जॉब है वो लगी थी 1 जून 2009 को और उस टाइम पे आपकी सैलरी थी 4000 रुपए की। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन जा रही थी, कंट्रीब्यूशन कौन सा कह रहे हैं, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन। जो आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन था वो 4000 रुपए के हिसाब से जा रहा था। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ी, 5000 रुपए हुई तो आपकी 5000 रुपए जा रही थी, 6000 हुई तो 6000 रुपए जा रही थी, फिर आपकी सैलरी हो गई 7000 रुपए। अब जब आपकी सैलरी 7000 रुपए हुई तो आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन 6500 रुपए पे गया है या 7000 पे, ये डिटरमाइन करेगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आप ये कैसे पता कर सकते हैं? आप जा सकते हैं अपनी पासबुक के अंदर और पासबुक के अंदर आपको वहां पे डिटेल नजर आएगी जहां पे लिखा होता है कि किस वेजेस के ऊपर आपकी कंट्रीब्यूशन हुई है ईपीएफ के अंदर। यहाँ पे ईपीएस का कोई लेना देना नहीं है। और ईपीएफ में भी जब हम बात करते हैं तो दो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, दूसरा रहता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की हो रही है, वो आपको चेक करना है। तो अगर आपकी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल वेजेस के ऊपर हुई है जब भी आपकी सैलरी 6500 रुपए से ऊपर थी, डे 1 पे, चाहे डे 20th पे, चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, तो आपको ऑप्शन करना है यस। और अगर ऐसा नहीं था तो आपको ऑप्शन करना है नो। और आई थिंक अगर ऑप्शन नो होगा तो वो लोग तो कोई भी एलिजिबल होंगे ही नहीं हायर पेंशन के लिए। यहाँ पे अगेन कह रहे हैं अटैच करना है परमिशन अंडर पैरा 26/6। अब मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा था कि कर्नाटका एम्प्लॉयर एसोसिएशन ने कहा है कि पैरा 26/6 के लिए ईपीएफओ ने गाइडलाइन अभी आगे देनी बाकी है कि क्या इसको मैंडेटरी करेंगे या नहीं। एज ऑफ नाउ इट इज मैंडेटरी, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इसको चेंज भी कर दें। और जैसे मैंने कहा मैं भी यहाँ पे अटका हुआ हूं, जब मेरे पास अपडेट आएगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेदर मेंबर वांट्स टू यूज एक्यूमुलेशन अवेलेबल इन हिज हर पीएफ अकाउंट फॉर पेमेंट ड्यू कंट्रीब्यूशन फॉर दिस ऑप्शन। यहां पे क्या कह रहे हैं कि क्या मैं रेडी हूं जो मेरा जो पैसा है पीएफ अकाउंट में एक्यूमुलेटेड पैसा है उसको ईपीएस में ट्रांसफर करने का। अब जो पूरी की पूरी कहानी है, पूरी की पूरी कहानी इसी चीज के बारे में कि मेरे पास मेरा जो पीएफ अकाउंट में पैसा बना हुआ है, कौन से अकाउंट में, पीएफ के अंदर, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के अंदर। एम्प्लॉय की कोई बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ एम्प्लॉयर की बात करनी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा क्या मैं पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करने के लिए रेडी हूं? अगर मैं उस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हूं तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो यार मुझे जॉइंट ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो फॉर्म भरने हम आए क्यों हैं? मगर बस वो ले रहे हैं कि हाँ हाँ आप इन सब चीज़ में एग्री कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कहानी सुनाई थी, आपके पास दो रास्ते आएंगे, यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि सही रास्ता क्या है। आपको सही रास्ता चुनते जाना है और आपको एंड में फायदा होगा, शायद से आएंगे उसके ऊपर भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट ऑप्शन। वेल एक्चुअली अगर आप इसमें यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको कहता है प्लीज अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सच एज अकाउंट स्लिप या फिर पेजेस ऑफ पासबुक। तो अब आपको पासबुक रेडी रखनी है अपने पास। और पासबुक कैसे मिलेगी आपको? पासबुक की साइट पे जाएंगे, ईपीएफ की साइट पे जाएंगे, पासबुक वाली, अगेन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे अपने यूएन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और आराम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी पासबुक।
नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, फोर्थ ऑप्शन आता है, whether member is giving undertaking to deposit the contributions along with interest due till date of payment through his last employer only when PF account has no insufficient balance। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि लेट से कि मेरा पीएफ अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, उतना पैसा नहीं है। ये किस केस में हो सकता है? मान लीजिए मैंने अपने पीएफ से विड्रॉ कर रखा है, कुछ लोन ले रखा है, मैंने पहले पैसा निकाल रखा है और उसके कारण जो मुझे पैसा देना है वो ज़्यादा पैसा मुझे देना पड़ेगा। अब आपको पैसा कहीं से तो राउट करना पड़ेगा ईपीएफ के थ्रू। तो ईपीएफ कह रहे भाई आपने 10 जगह जॉब करी होगी, अब हम कहाँ पर 10 जगह से जाके पैसा लेंगे? जो आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर है हम उसके थ्रू पैसा लेंगे और आप ऑथराइज कर रहे हो कि हम आपके लेटेस्ट एम्प्लॉयर के थ्रू वो पैसे का ट्रांसफर ले लें और जहाँ पे शॉर्टफॉल है, जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपने हमें देना है, उसको हम आपके लेटेस्ट एम्प्लॉयर के थ्रू ले सके। अब वो कैसे आपसे वसूलेगा, उसके वसूली के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। क्या एम्प्लॉयर कहेगा कि आप हमें सबमिट कराओ, हम ईपीएफ को सबमिट कराएंगे, या ईपीएफ को कोई लिंक खोलेगा, इसके बारे में करंटली कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। अगर आपका करंट आपने कुछ भी विड्रॉल किया है ईपीएफओ बैलेंस से तो आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। प्लस जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जो लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपने पीएफ जो पैसा है वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए भी लास्ट जो एम्प्लॉयर है आपका, उसके थ्रू आपको डिक्लेरेशन देनी है। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आपका एम्प्लॉयर आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन कहा कि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था और वो एम्प्लॉयर अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? नहीं पता, सीरियसली नहीं पता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर कब देगा ईपीएफओ वो भी नहीं पता है। टाइम निकली जा रहा है मगर इनके बारे में क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया कि विडोज़ हैं कुछ, जिन्होंने पूछा कि क्या वो एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं है। वो भी एलिजिबल हैं, इसके बारे में क्लैरिटी हमारे पास कर्नाटका एम्प्लॉयर एसोसिएशन का जो सर्कुलर था वहाँ से हमारे पास क्लैरिटी आई थी कि वो एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे डिटेल्स में क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। आई होप एंड प्रे कि यार ईपीएफओ थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प करें, एम्प्लॉयज़ को हेल्प करें कि कुछ सेशन करने चाहिए जहाँ पे आके वो ओपनली बताएं कि इन सबको कैसे भरना है। एनीवेज, अगर आप एग्री करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ डालना है, क्या आपको डिक्लेरेशन भर के देनी है कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयर को पैसे मेरे उससे काटने के लिए, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं पता है। तो जैसे ही पता लगेगी आपको यहाँ पे जाके अपलोड करना है और फिर आपको आगे जाना है। तो ये हमारे पास 6 सेक्शन हो गया। अब आता है 7th सेक्शन और ये है डिक्लेरेशन का। आपको ये सब कुछ पढ़ना है और जो 3rd डिक्लेरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, तो ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहली डिक्लेरेशन यहाँ पे कहता है कि मैंने जो जजमेंट है उसको पढ़ लिया है। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भाई आपने वो जजमेंट पढ़ ली है और तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ मैंने वो जजमेंट पढ़ ली है और मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूँ तो इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं या क्या फ़ायदे और नुकसान है, ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ। सेकेंड ऑप्शन जो इसके अंदर कहता है, मैं इसको ओपन करता हूँ एक्चुअली में, ओके इसको मैंने यहीं पे पेस्ट किया हुआ। सेकंड ऑप्शन कहता है आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट एज अ मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम माय राइट टू क्लेम पेंशन आर लिमिटेड टू द स्कोप ऑफ जजमेंट। तो जो जजमेंट आई थी उसी के अगेंस्ट सिर्फ मैं अपना पेंशन को क्लेम कर सकता हूँ, उसके अलावा या कुछ आगे पीछे है तो उसको क्लेम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन थर्ड ऑप्शन के अंदर या फिर थर्ड जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर सारी कहानी चेंज हो जाती है, जहाँ पे कहते हैं आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द स्कीम एज इट मे डीम फिट। हम यहाँ पे डिक्लेरेशन साइन ऑफ कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब जहाँ जैसी मर्जी है भाई आप चेंज करो, हम एग्री करते हैं। यार इसका क्या मतलब है? आज की डेट में मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि मुझे क्या पेंशन मिल पाएगी, क्या पैसा देना है, लेकिन अगर फ्यूचर में, अब जैसे कि पहले था फॉर्मूला कि 12 महीने की लास्ट एवरेज सैलरी इंटू 35/70, सॉरी इंटू नंबर ऑफ योर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय 70, उसके बाद हो गया एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ्स। अब अगर उसको फिर से चेंज कर दिया गया तो फॉर्मूला ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा और कितनी पेंशन मिलनी है इसका नहीं पता लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्लॉज है जो डाल दिया गया है और इसका क्या रिपरकशन हो सकता है ये हमें नहीं पता है। तो अगेन आई होप एंड प्रे कि हमें ईपीएफओ इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल दे। नेक्स्ट आता है आई डू हियर बाय एग्री दैट डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय माय एम्प्लॉयर्स आर एसेंशियल फॉर कंपटीशन of dues payable for this application and this is the full and final submission। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन करा है वो सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो डिटेल्स अवेलेबल नहीं होंगी कि कितना आपका पीएफ का पैसा कटा है, अगर वो कोई भी डिटेल्स मिसिंग है तो आपको सही से पेंशन नहीं मिल पाएगी।
I hereby undertake that the service details in the above form are correct and no material fact has been misrepresented or hidden by me. मैंने सब कुछ सत्य के हिसाब से बता दिया है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो बेसिकली ये आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट कहता है आई हेयर बाय एग्री टू पे कंट्रीब्यूशन इन सिंगल ट्रांचे एज स्पेसिफाइड बाय ईपीएफओ विद इंटरेस्ट एट रेट्स डिक्लेयर्ड अंडर पैरा दिस और एट द रेट डिक्लेयर्ड बाय द कंसर्न ट्रस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम विच एवर इज हायर। एक बारी में जितना भी पैसा ड्यू है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मैं ईपीएफओ को देने को रेडी हूं। जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और उन्होंने टाइम टू टाइम जो है इंटरेस्ट रेट्स बताए थे, उस इंटरेस्ट रेट के बेस पे जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मैं एक बारी में सारा का सारा पैसा देने के लिए रेडी हूं। हम ये डिक्लेरेशन देते हैं। नेक्स्ट आता है जॉइंट आई हेयर बाय जॉइंटली ऑप्ट अलॉन्ग विद माय एम्प्लॉयर टू पे फुल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सैलरी एक्सीडिंग दिस 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 दिस। इसका सिंपल कहानी ये है कि मैं जो भी मेरा एक्सेस में अमाउंट था, उसको जो ईपीएफ में जा रहा था, उस अमाउंट को ईपीएस के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए रेडी हूं। एक्चुअल वेज सीलिंग के ऊपर मेरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर डिडक्शन कम पैसे पे थी तो ज़्यादा अमाउंट के ऊपर, यानी कि एक्चुअल सैलरी पे डिडक्शन होगी, और उसके बाद जितना भी अमाउंट आएगा मैं ऑथराइज कर रहा हूँ मेरे लेटेस्ट एम्प्लॉयर को, जो लास्ट एम्प्लॉयर है उसको, कि वो मेरा एम्प्लॉयर ये पैसे लेके ईपीएफओ में जमा कराए। इसके बाद आता है अगेन आई अंडरटेक दैट ऑल द फैक्ट्स आर ट्रू। बार बार कि भाई आप सच बोल रहे हो और सच के अलावा कुछ भी नहीं बोल रहे हो, और अगर आपने कोई भी इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी एप्लीकेशन नल एंड वॉइड हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास आता है आई एम अवेयर दैट इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन एंड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट पीनल एक्शन में बी टेकन बाय ईपीएफओ अगेंस्ट मी। और अगर हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो हमारे अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है। यार अगर अभी तक भी देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। जैसा मैंने कहा था 1000 लाइक्स का सिर्फ मेरा एम है। आई होप एंड प्रे आप जल्दी से इसको लाइक कर देंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। और अब हम बात करने वाले लास्ट 2 सेक्शंस की या लास्ट 2 स्टेप्स की। स्टेप नंबर 8 आता है अगर आप इन सब चीज़ों से एग्री करते हैं, और हमने डिक्लेरेशन पढ़ ली, हमने सारा डेटा दे दिया है, हम ये भी एग्री करते हैं कि आप फ्यूचर में इसको चेंज करेंगे, कोई बात नहीं चेंज कर लो, मुझे तो हायर पेंशन चाहिए। तो स्टेप 8 क्या करता है, स्टेप 8 में जाके आपको नीचे आपको प्लेस देनी है जिस भी जगह पे आप करंटली है, आई एग्री पे टिक करना है, कैप्चा डालना है और इसको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे आपके पास एक जनरेट होके आ जाएगा नंबर, आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होके आ जाएगा, और आपका एप्लीकेशन जो है आपकी तरफ से कंप्लीट काम हो जाएगा। अब ये जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास, जो लेके जाता है हमारे पास स्टेप नंबर 9 पे। स्टेप नंबर 9 हमें कहता है कि ये सब चीज़ें आपके अब एम्प्लॉयर के पास आ गई हैं। आपका एम्प्लॉयर भी जिस तरीके से आपने ऑनलाइन सब वैलिडेशन किया है, ऐसे आपके एम्प्लॉयर को भी एक लॉगिन होगा, वहाँ से वो वैलिडेट करेगा कि हाँ आपकी सारी डिटेल सही हैं, आप एग्री करते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए, वो भी एग्री करता है जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए। और फिर ये जॉइंट डिक्लेरेशन की जो एप्लीकेशन है सबमिट होगी, ईपीएफओ के पास जाएगी, और फिर ईपीएफओ सब डिटेल्स को चेक करेगा और कहेगा हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, इन भाई साहब को या इन बहन जी को जो है एक्स्ट्रा पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है। और तो इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 10, जो कहता है कि भाई भगवान से दुआ करो कि सब कुछ ठीक ठाक चला जाए, जैसा हमें लगता है, जैसी हमारी अजम्पशन है हायर पेंशन को मिलने की, वो हायर पेंशन हमें उसी फॉर्मूले से मिल जाए। भगवान ना करे कि कुछ चेंज कर दें इस ऑप्शन को गवर्नमेंट फ्यूचर में, और कोई भी हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और अगेन अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी आएंगे और वीडियो लेके। अगर आपके कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।